हेलो एंड वेलकम टू अपना क्लासरूम। नमस्कार, मैं योगेश कुमार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अपना क्लासरूम में स्वागत करता हूं। पिछले सेशन में हम लोगों ने वैदिक सिविलाइजेशन देखा था और वैदिक सिविलाइजेशन से लगभग रिलेटेड सारी बातें हम लोगों ने चर्चा किया था। दोस्तों, यह ब्रह्मास्त्र सीरीज चल रही है जीएस का, और इसके तहत हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? इतिहास, प्राचीन भारत का इतिहास। और आज हमारी जो है यह 6th नंबर की क्लास है और ये 6ठी क्लास आप लोगों के लिए बड़ा ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करेगी, क्योंकि ये जो है दोनों के बीच में रिलेशन स्थापित करती है। जो आने वाले जो समाज है उसको लेके, आने वाले धार्मिक विकृतियों को लेके, आने वाले कर्मकांडों के बारे में, और सबसे बड़ी बात है कि किस प्रकार से धीरे धीरे समाज में परिवर्तन देखने को मिलने लगे, वो सारी चीज़ें यहाँ पर हम लोग देखेंगे। हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा था कि ऋग्वेदिक समाज क्या है, और इस समय चारों वेदों की रचना हुई थी, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इन चारों वेदों की रचना होने के बाद इसी के आधार पर हम लोगों ने दो भागों में बांटा। पहला भाग जब ऋग्वेद की रचना हुई तो उसे ऋग्वेदिक काल कहा या प्री वैदिक पीरियड कहा, जिसका ईस्वी काल था 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व तक। और दूसरे पार्ट में आए थे तो हम लोग उत्तर वैदिक काल उसका नाम दिए थे। और उत्तर वैदिक काल में 1000 से 600 ईस्वी पूर्व तक की हम लोगों ने बात की थी। इन सभी चीज़ों को हम लोगों ने देखा था। इसके बाद देखा था वैदिक शब्द का अर्थ क्या होता है, आर्यों का मूल निवास स्थान से रिलेटेड जो बातें थी उसके बारे में हम लोगों ने चर्चा किया था, और स्रोतों के बारे में भी बात की थी कि प्राचीन भारत में एक ऐसी सभ्यता जिसका दोनों ही स्रोत हमारे पास अवेलेबल है, यानी कि साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत, दोनों ही स्रोत हमारे पास अवेलेबल है। यह पहली सभ्यता है भारत की। इसके पहले सिंधु घाटी सभ्यता थी जहां पर हमने पुरातात्विक स्रोतों पर आधारित थे, उसकी साहित्यिक स्रोत अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है, इस बारे में भी चर्चा की थी। इसमें कुछ अभिलेखों की चर्चा की थी। साथ में साहित्यिक स्रोत में हम लोगों ने वैदिक में ऋग्वेद के बारे में देखा था, कितने सूक्त हैं, कितने अध्याय हैं, इसका जो कुछ मंडल इंपॉर्टेंट थे उसके बारे में भी हम लोगों ने चर्चा कर ली थी। अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप एक बार देख लेंगे। सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, इसके साथ में इनकी जो वेदों की जो उपवेद हैं उसके बारे में भी बात किए थे, और उसे गाने वाले या उसे पढ़ने वाले या उसे उद्घोष करने वाले को क्या कहा जाता है, इस बारे में भी हम लोगों ने चर्चा कर लिया था। दोस्तों, यहाँ पर और एक चीज आपको समझनी है कि इन चर्चाओं के साथ साथ में हम लोगों ने कई पहलुओं को उस समय लिया था, और अगर पूरा वीडियो को देखेंगे तो आपको एकदम क्लीन समझ में आ जाएगी वैदिक सभ्यता और वैदिक कालखंड को। दोस्तों, आज हम लोग क्लास 2 में जाएंगे, और ये क्लास 2 उसी का कंटिन्यू क्लास है। और यहाँ पर हम लोग करने जा रहे हैं खास करके उन सभी चीज़ों को जो हमारे साथ में होते आए हैं या हो रहे हैं, या आप लोगों को जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, लगभग सारी बातें यहाँ पर होंगी। और आज का क्लास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है। VVI क्लास कहेंगे तो कोई गलत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, और सभी परीक्षाओं को ध्यान में रखकर यह सीरीज चालू की गई है। तो सभी परीक्षाओं का मद्देनजर इस सीरीज में हम लोग आज देखेंगे। पहला तो राजनीतिक जीवन, सामाजिक जीवन, धार्मिक जीवन और आर्थिक जीवन, यानी कि ऋग्वेदिक काल या वैदिक काल का जो सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और राजनीतिक जीवन है, इस बारे में आज हम लोगों की क्लास होगी। और यह क्लास 2 है जैसा कि आप अभी देख रहे हैं। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। इसके पहले एक रिक्वेस्ट है कि क्लासेस लगातार जारी है, दोस्तों के साथ शेयर करें, आपस में वाद विवाद करें, चर्चा करें कि क्या सर ने पढ़ाया है और क्या गलत पढ़ाया है या सही पढ़ाया है, सारी बातें बताएं। साथ में क्लास कैसा लगा इसका कमेंट करें, और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें चैनल को। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि किस प्रकार से जो वैदिक सिविलाइजेशन है
इस सिविलाइजेशन के जरिए कि यहाँ पर क्या क्या था सामाजिक जीवन और क्या क्या था इसका आर्थिक जीवन, राजनीतिक जीवन, सारी चीज़ों की हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले एक बात आपको बता दें कि हम लोगों ने पिछले क्लास में जो चर्चा किया था उसमें हमने कहा था कि जो आर्य लोग हैं जिसका अर्थ श्रेष्ठ होता है और श्रेष्ठ लोगों की बहुत सारी पहचान होती है। श्रेष्ठ लोग अपने एक व्यवस्थित ढंग से रहना पसंद करते हैं। ये बातें आज इसलिए भी इस संदर्भ में भी कहना आवश्यक है, क्योंकि आज हम लोग देखते हैं समाज में कई तरह की विभिन्नताएं हैं और आज समाज कई वर्गों में बटा हुआ है जो कि जन्म आधारित है। और अगर वैदिक सभ्यता या ऋग्वैदिक सभ्यता की अगर हम बात करें तो उस दौरान समाज इतने डेवलप थे कि वहाँ पर जातिगत कोई बातें होती नहीं थी, कोई जाति की कल्पना नहीं थी, किसी प्रकार की कोई छुआछूत नहीं थी। जातियां कर्म सिद्धांत पर आधारित थी, जो जैसा काम करेगा उसी के नाम से उसकी जाति पहचानी जाएगी। आज हम लोग यहाँ पर राजनीतिक जीवन की बात करेंगे और इस काल में लोग चूंकि कबीलों में रहते थे, यानी कि कबीलाई जीवन जो था उनका था। और ये कबीलाई जीवन का मतलब होता है कि वहां पर वे लोग एक समूह बनाकर रहते थे, समूह में रहना पसंद करते थे। और इसी समूह को, जो समूह में रहते थे, इसे क्या कहा जाता था? जन कहा जाता था। क्या कहते थे इसे? तो जन कहते थे। जन नाम से यह समूह हुआ करता था और इसे जन कहा जाता था। और इतने बड़े कबीले को चलाने के लिए अगर आप पुराने कुछ मूवीज देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कबीलाई समाज जो है उसके एक प्रधान होते हैं और उसी प्रधान के निर्देश पर पूरा कबीला रन करता है और पूरा कबीला उसी पर डिपेंड भी होता है। यानी कि वही कबीले के सरदार होते हैं और सभी फैसले जो है वही लेते हैं। तो ये कबीले के जो सरदार होते हैं उन्हें क्या कहता है? राजन कहा जाता था। यानी कि एक प्रकार का कह सकते हैं कि यह राजा था, लेकिन कंसेप्चुअल राजा बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर किसी प्रकार का जन्मजात राजकुमार वाली परंपरा नहीं थी या जन्म के आधार पर राजा बनने की कोई परंपरा नहीं थी। कहा जाता है कि राजा बहुत ज़्यादा ताकतवर यहाँ नहीं था। क्योंकि यहाँ पर कुछ जो समितियाँ थी और जो निर्णय लेते थे जन समूह के आधार पर, यानी कि जो जनता की निर्णय होती थी उसी पर राजा को निर्णय लेना होता था। वो अपने से ऐसा कोई निर्णय नहीं ले सकते थे जो कि कबीला के हित में ना हो। यानी कि इनकी जो ताकत थी वह सीमित थी और इसके पास बहुत ज़्यादा जो है पावर्स नहीं थे। यानी कि कुल मिला के जाने कि उनके पास जो पावर्स थे वो सीमित थे। इनके पास अपनी कोई सेना नहीं होती थी, यानी कि सेना रखने का इनके कोई आवश्यकता भी नहीं थी। लेकिन जब कभी भी दूसरे कबीलों के साथ इनकी किसी भी प्रकार की खिटपिट होती थी या लड़ाई होती थी, मुख्य रूप से लड़ाई किस बात की होती थी? तो गायों को लेकर, वो बात करेंगे बाद में। तो जो भी लड़ाई होती थी उस समय सभी एकजुट होकर एक सेना का निर्माण कर लेते थे और उस सेना का नेतृत्व जो है वह कौन करता था? राजन करता था। कोई भी नियमित टैक्स नहीं थी, यानी कि नियमित टैक्सेशन सिस्टम यहाँ पर नहीं थी। यानी कि कर का जैसे आज लगता है उस प्रकार का कर की कोई कंसेप्ट यहाँ पर नहीं देखने को आपको मिलेगी। यानी कि कर जो है वो नहीं थी। यहाँ पर हम एक बात और आपको बता दें कि ये जो कर की जो व्यवस्था है, ये जो कर की जो व्यवस्था है वो उस व्यवस्था के तहत उस व्यवस्था के तहत क्या था कि एक अपने अनुसार अनुदान दिया जाता था। यानी कि यह सीमित शक्तियों के साथ में काम करने वाले लोग थे जिनकी एक सीमित शक्तियां थी। यानी कि वे कबीला का संरक्षण करते थे, पर ऐसी नहीं थी कि उसके लिए उन्हें सेना की जरूरत हो। इसके साथ में जो कबीले के राजा थे, यानी कि जिसे राजन कहते थे, उसका सहयोग करने के लिए यहाँ पर कई तरह की संस्थाएं बनी हुई थी। यानी कि कुछ संस्थाएं बनी हुई थी।
सम इंस्टीट्यूशंस थे जो राजा की सहायता करते थे। अब राजा की सहायता किस प्रकार से यहाँ पर की जाती थी वो भी देखना जरूरी है। राजा को या राजन को समय समय पर निर्देश देना, उनके कार्यों में हेल्प करना, उनके द्वारा लिए गए निर्णय को जो है वह सभी के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना, ये सारी चीज़ें जो था वह इन संस्थाओं के द्वारा की जाती थी। इन संस्थाओं में मुख्य रूप से समिति, सभा, विद्वत और गण थे। ये जो समिति थे, सभा थे, विद्वत थे और गण थे, ये लोग जो थे, इनके जो सदस्य हुआ करते थे वे लोग मिलजुल के ही सारे डिसीजंस लेते थे। कह सकते हैं कि वर्तमान समय में जो मंत्रिमंडल की कंसेप्ट है, यही मंत्रिमंडल की कंसेप्ट जो थी उस समय भी हुआ करती थी। इस समय राजा शक्तिशाली इसलिए भी नहीं थी, क्यों? क्योंकि ये संस्थाएं शक्तिशाली थी और संस्थाओं के अधीन रहकर ही राजा को काम करना होता था। आज जैसे न्यूज में देखते होंगे कि ऑपोजिशन पार्टी के या कोई अन्य पार्टी के लोग इस टाइप के आलोचना करते हैं कि सरकार ने सभी संस्थाओं को कमजोर कर दिया है और सरकार के अनुसार संस्थाएं काम कर रही है, जबकि उन संस्थाओं को अपने अनुसार काम करनी चाहिए, सरकार के अनुरूप काम नहीं करनी चाहिए। ऐसा आप लोग न्यूज में सुने होंगे। अक्सर ये इल्जाम लगते हैं जब भी कोई ऑपोजिशन पार्टी का लीडर या कोई नेता पकड़ाता है, जैसे कि ईडी के मामले में हो गए, सीबीआई जांच में फंस गए, तो वैसी स्थिति में इस टाइप का इल्जाम आप हमेशा सुनते होंगे। तो यहाँ पर कहा जाता है कि राजा इस समय शक्तिशाली ज्यादा नहीं था, इसलिए ये संस्थाएं जो है उनका हेल्प किया करती थी। यहां तक क्लियर है? क्लियर है या नहीं? देखिए क्लियर। पूर्व वैदिक काल के संबंध में समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार होती थी। परिवार आज भी समाज की सबसे छोटी इकाई के रूप में जानी जाती है। और परिवार किससे मिलके बनता है, तो इस पर भी बहुत तरह के, आप समाज शास्त्र में जाएंगे तो बहुत तरह की बातें हैं। मिश्रित परिवार, जिसे संयुक्त परिवार कहते हैं, एकल परिवार, एकल परिवार क्या होता है। लेकिन आज का जो कंसेप्ट चल रहा है प्राचीन कंसेप्ट से बहुत अलग है। आज न्यूक्लियर कंसेप्ट चल रहा है, जहां हस्बैंड वाइफ और अपने बच्चों के साथ रह रहे हैं, माँ बाप कहीं और रह रहे हैं। ये बहुत सारी चीजें जो है ये समाज में परिवर्तन देखने को मिली है इस 21वीं शताब्दी में। इसके पहले अगर आप देखेंगे तो गांव में आज भी कई गांवों में मिश्रित समाज की कल्पना है। वहां पर ब्लड रिलेशन से रिलेटेड सारे लोग एक साथ में रहते हैं, एक हंडी में खाना बनाते हैं, सभी मिलजुल कर एक साथ खाते हैं और फिर सभी काम पर चले जाते हैं। आज इंडस्ट्रियलाइजेशन के दौर में क्या हो गया कि सभी लोग कहीं ना कहीं अन्यत्र काम करते हैं, तो उन्हें आने जाने की असुविधा के कारण वे लोग धीरे धीरे क्या हो रहे, वहीं पर शिफ्टेड हो जा रहे हैं। गांव की जो खेती बाड़ी है, उन खेती बाड़ियों को संभालने के लिए कुछ लोग गांव में रह जाते हैं। इस प्रकार से एक कंसेप्ट ही डेवलप हो गई जिसे हम लोग न्यूक्लियर कंसेप्ट कहते हैं। और ये न्यूक्लियर कंसेप्ट बड़ा ही खराब कंसेप्ट भी माना जा सकता है कुछ मामलों में, कुछ मामले में अच्छा भी माना जा सकता है। तो यहाँ पर सबसे छोटी इकाई की बात करें तो सबसे छोटी इकाई क्या थी? परिवार थी। और इस काल में भी समाज में बहुत सारे परिवार मिलकर क्या करते थे? ग्राम का निर्माण करते थे, जो आज भी है। बहुत सारे परिवार मिलते हैं तो गांव या ग्राम का निर्माण करते हैं, और बहुत सारे ग्राम मिलके विश्व का निर्माण करते हैं, आज जिसे हम लोग पंचायत कहते हैं या पंचायत का निर्माण करते हैं। और बहुत सारे पंचायत मिलके जन का निर्माण करते हैं, जिसे आज हम लोग प्रखंड के रूप में जान सकते हैं या प्रखंड कह सकते हैं। और बहुत सारे जन मिलकर जनपद का निर्माण करते थे, और जनपद का मतलब आज के डेट में जिला कह सकते हैं। यानी कि जिस टाइप का कंसेप्ट था, इस कंसेप्ट में सबसे पहला अगर उदाहरण लेंगे तो सबसे पहला परिवार आ जाता था। परिवार के बाद आपका आ जाता था ग्राम या गांव। ग्राम के पश्चात आ जाता था प्रखंड, पंचायत, सॉरी। ग्राम के बाद आता था पंचायत, ग्राम के बाद आ जाता था पंचायत, पंचायत से जाता था प्रखंड, प्रखंड से जिला। तो वही कंसेप्ट उस समय भी आपका देखने को मिल रहा था।
यानी कि सारे जो सिस्टम है उसी सिस्टम के आधार पर आज भी हमारा जो जीवन है और जीवन शैली चल रहा था। इसलिए हम लोग बोलते थे पहले फैमिली, फिर विलेज, फिर विश, फिर पीपल, फिर डिस्ट्रिक्ट। यानी कि जन का मतलब यहाँ पर है प्रखंड से, प्रखंड से, और प्रखंड का मतलब है प्रखंड के बाद जो कंसेप्ट आएगा वह जिला का आएगा, और जिला के बाद संपूर्ण भारत का एक छत्र राज्य की यहाँ पर कल्पना अभी नहीं की, क्योंकि ये समाज कबीलाई समाज है। इस प्रकार से अगर देखेंगे तो यहाँ पर राजनीतिक जीवन में जिन सभा और समितियों की हमने बात की उन समितियों को समझेंगे। तो यहाँ पर समिति कहने का मतलब जो कमेटी थी वह कमेटी क्या थी, इस बारे में पहले हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। तो ये जो कमेटी थी, इस संस्था का सारे क्षेत्र में आम लोग शामिल होते थे। आम लोग मतलब नॉर्मल जो जीवन जी रहे थे या नॉर्मल लोग जिसको बोलते हैं वह सारे शामिल होते थे। इसमें गांव के सारे आम लोग शामिल होते थे, और इसमें पुरुषों के साथ साथ महिलाओं को भी शामिल किया जाता है। आज भी हम लोग महिलाओं को वो सम्मान नहीं दे पाए हैं जो सम्मान वैदिक काल में महिलाओं को था। आज हम लोग आरक्षण की बात करते हैं कि महिलाओं को 33% आरक्षण दिया जाए, लेकिन अगर आप संसद में देखेंगे या विधानसभा में देखेंगे महिलाओं की उपस्थिति तो बहुत ही कम है। पंचायतों में उपस्थिति थोड़ा सा देखने को मिल जाती है, पर पूरे आप अगर राजनीति में देखेंगे तो यहाँ पर महिलाओं की उपस्थिति बहुत ही कम है। यहाँ पर कहेंगे कि आम बिंदुओं में लोगों की आम बिंदुओं के ऊपर कबीले के राजा जो है वह सलाह देते थे। छोटे छोटे काम जैसे कि क्या करना है इस दौरान और किस प्रकार से यहाँ पर काम होंगे, या अभी किस बात की जरूरत है, मौसम कैसा है, इस मौसम में क्या कदम उठाने चाहिए, पानी की व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, रहने के लिए घर कैसे बनाना है, किस प्रकार से गांव की सुरक्षा का ध्यान दिया जाए, ये सारी बातें यहाँ पर की जाती थी। दूसरी जो इंस्टीट्यूशन थी उसका नाम था सभा। इस संस्था में पढ़े लिखे और समाज के उच्च वर्ग के लोग शामिल होते थे, अर्थात यह एक कुलीनों की संस्था थी और इसमें सीमित संख्या में लोग शामिल होते थे। यहाँ पर दोनों कंसेप्ट देखेंगे। अगर हम बोलेंगे कि ये एक प्रकार का अभी के काल में लोकसभा थी जहां पर आम लोगों को प्रतिनिधित्व मिला हुआ था, और ये अगर राज्यसभा कहा जा सकता है, राज्यसभा जहां पर कुछ विशेष लोगों को प्रतिनिधित्व मिलती है, जहां पर कुछ विशेष लोगों को प्रतिनिधित्व दी जाती है, तो कोई गलत बात नहीं होगा। यानी कि इसमें आम लोगों से संबंधित लोग और इसमें खास लोगों से संबंधित जो थे, कहा जाता है कि एलिट क्लास यानी कुलीन वर्ग जो उच्च वर्ग के लोग थे। यहाँ पर वर्ग कहने का मतलब ये नहीं है, जो डेवलप थे, जो सामाजिक दृष्टिकोण से डेवलप थे, जिसके पास ज्ञान ज़्यादा था और जिसको नॉलेज ज़्यादा थी, उसके बारे में यहाँ बात की गई है। नेक्स्ट नाम आता है विद्वत की। विद्वत इन चारों संस्थाओं में सबसे पुरानी संस्था है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ जाता है कि वैदिक काल की सबसे पुरानी संस्था कौन सी है, तो लोग गलती कर बैठते हैं, वहां पर सभा और समिति में से किसी एक को चुन लेते हैं। तो सबसे प्राचीन जो संस्था है उसका नाम है विद्वत। इसमें उपज के भागों को बांटने यानी कि एक तरह से डिवाइड करने का, एक कबीले के द्वारा दूसरी कबीले से लड़ाई में लूटे गए जो संपत्ति आते हैं उसका बंटवारा जैसे बिंदुओं पर चर्चा की जाती थी। आम लोग इसमें भी शामिल होते थे और इसमें भी महिलाओं को शामिल होने की अनुमति थी, यानी महिलाएं सभी जगहों में थी। कहने का मतलब है यहाँ पर कर संबंधी सारी बातें यहाँ पर हो जाती है। और सबसे बड़ी बात है कि जो दूसरे राज्यों से अगर कहीं से लड़ाई हुआ या कुछ इस प्रकार की घटनाएं हुई और वहां से अगर कुछ संपत्ति हासिल होती है तो उन संपत्तियों का किस प्रकार से बंटवारा किया जाएगा, या कृषि के द्वारा जो भी उपज हुई उस संपत्ति का किस प्रकार से बंटवारा किया जाएगा, इस बारे में यहाँ पर चर्चा है। नेक्स्ट बात है गण की। तो गण संस्था जो है यह पढ़े लिखे और समाज के एलिट क्लास लोगों की संस्था थी, यानी कि ये लगभग कुलीन संस्था कही जा सकती है। और यह संस्था भी सभा के जैसे ही काम करती थी। जो सभा संस्था थी इसी का जैसा यह भी काम करता था। यानी कि कुल मिला के यह जो संस्था थी
यह संस्था आपकी कुलीनों की ही संस्था थी। यानी कि समिति जो हो गई आपकी साधारण लोगों की संस्था, सभा जो हो गया यह एलिट क्लास यानी कि कुलीन लोगों की संस्था, विदत जो हो गया वह साधारण लोगों की संस्था, आपका गण जो हो गया यह कुलीन लोगों की संस्था कही जा सकती है। यानी कि दो संस्थाएं जो थी वह आम लोगों के लिए थी और दो संस्थाएं जो थी वह खास लोगों के लिए बटी हुई थी। इस समय अगर कहेंगे कि समाज में कुछ चीजें नहीं थी, जैसे कि वर्ण व्यवस्था जो देखने को मिलती है, इस वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जैसे वर्ण जो है थे, लेकिन वह जन्म पर आधारित नहीं थे। वर्ण को बांटा जाता था या जन्म या जाति पर आधारित वर्ण यहाँ पर नहीं थे। यानी कि ये जो थे, अगर कोई नीच जाति के या नीचे के जो जाति वाले हैं अगर पूजा पाठ करते हैं तो वो ब्राह्मण कहलाएंगे। या नीच उच्च का कोई कंसेप्ट नहीं था। यानी कि ऐसा कंसेप्ट था कि आप जो काम कर रहे हैं उसी के आधार पर आपकी जाति तय होगी। आप जो काम कर रहे हैं उसी के आधार पर आपकी जाति तय होगी। यानी कि कर्म के आधार पर वर्ण को बांटा जाता था। यानी कि काम के आधार पर कितना डेवलप थे, काम जो कर रहे हैं, अगर आप काम कर रहे हैं लोहे का तो आप लोहार हैं, और आप काम कर रहे हैं पुजारी का तो आप पूजा कर रहे हैं तो आप पुजारी हैं। यहां पर अगर कहेंगे कि ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्ण व्यवस्था का वर्णन मिलता है और पूर्व वैदिक काल में जो ऋग्वेद के ऊपर आधारित है उसमें भी हमें वर्ण व्यवस्था देखने को मिलता है। लेकिन यहां पर एक बात है कि उचित समतावादी यहां पर देखने को मिलता है, जो कि आपको ये चीज दिखाता है कि यहां पर जातिगत जो चीजें थी वह जाति पर न आधारित होकर, जन्म पर न आधारित होकर या कर्मों पर आधारित जाति सिस्टम थी। कुल मिला के अगर हम देखेंगे तो ऋग्वेदिक सभ्यता का जो काल है, यह काल में समाज बड़ा ही उन्नत के रूप में अदा किया है और समाज के सभी लोग मिलजुल कर काम करते थे और कर्म के आधार पर जाति यहां पर निर्धारित हो रही थी। अगर हम आर्थिक जीवन की बात करेंगे तो पूर्व वैदिक काल की अर्थव्यवस्था का आधार जो था वह था पशुपालन। कृषि व्यवस्था अभी जो है पूरी तरह से नहीं आई थी। यानी कि बेसिक कृषि थी, लेकिन ये जो था लार्ज स्केल पर कृषि नहीं थी। यानी कि सबसे ज्यादा जो चीजें थी वह थी क्या? पशुपालन। और पशुपालन में कहा जाता है कि इस जगह में यानी कि इस काल में कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण पशु कौन था? गाय था। गाय को सबसे महत्वपूर्ण पशु के रूप में यहां पर माना गया है और गाय को अगन्या कहा जाता है। क्या कहा जाता था? अगन्या कहा जाता था। सबसे बड़ी बात है, अगन्या का अर्थ होता है न मारने योग्य, न मारने योग्य। यानी कि इसे आप मार नहीं सकते हैं, इसे आप नहीं मार सकते हैं। इस प्रकार से ऋग्वेद में अगन्या शब्द का प्रयोग जो है 176 बार हुआ है। जो बातें मैं बोल रहा हूं ये बातें प्रश्न पूछे जा चुके हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूं। ऋग्वेद में इस शब्द का प्रयोग 176 बार हुआ है, जो कि बहुत ही अधिक है। यह माना जाता है कि इस काल में गाय सबसे महत्वपूर्ण पशु था। गाय महत्वपूर्ण पशु आज भी है और गाय का महत्वपूर्ण होने के पीछे भी कई कारण हैं। सबसे पहले होता है कि गाय दूध देती है। गाय जो है यह हमें मिल्क देती है, जो सबसे ज्यादा पौष्टिक होता है। इसके द्वारा दिए गए गोबर का हम लोग बहुत सारे खाद के रूप में प्रयोग करते हैं। इसके द्वारा उत्पन्न बछड़ों का जो बड़ा होते हैं तो उससे हल या खेती करने का काम में लेते हैं। तो कुल मिला के गाय का यहाँ पर कंसेप्ट इसलिए भी ज्यादा था कि गाय से बहुत सारे काम यहाँ पर सॉल्यूशन हो जाते थे और बहुत सारे समस्याओं का समाधान हो जाते थे। इसलिए गाय को अगन्या कहा जाता था। कहते हैं कि इस काल में गाय इतनी महत्वपूर्ण थी कि जब भी कबीले के आपस में लड़ाई होते थे तो गाय के लिए ही होते थे। यानी कि गायों के लिए लड़ाई का यहाँ पर कंसेप्ट था और इसका प्रयोग देखा गया है कहीं कहीं कि गायों के बछड़ों का प्रयोग रथों में भी किया जाता था।
सेना में भी किया जाता था। इस प्रकार इस काल के मुख्य पैसा क्या था? पशुपालन था। जो कि एक कहानी यहां पर देखेंगे तो आप एक जो योद्धा है, एक योद्धा की कहानी दिखाया गया है इस इमेज में। इस योद्धा ने क्या किया कि एक जो ऋषि मुनि है, इनके गाय का जो है हत्या कर देता है। इमेज अगर देख पा रहे हैं तो इसका गाय का हत्या कर देता है। कहा जाता है कि यह कर्ण है, जो महाभारत काल में देखने को मिला है। और यह ऋषि मुनि इसे श्राप दे देते हैं, जिसके कारण कर्ण का भी वध होता है उसी के अनुसार कि जब तुम निहत्थे रहोगे, जब तुम नीचे रहोगे जमीन से, तब तुम्हारी हत्या हो। खैर ये सारे कंसेप्ट बाद की है, अभी की नहीं है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर कहानी के रूप में इतना जानेंगे कि गाय का जो नाम था वह अगन्या था। एंड 176 टाइम in the Rig Veda, which makes it can be believed that cow was very important animal during this period। यानी कि इस समय गाय एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रहा था और गाय के लिए 176 बार ऋग्वेद में इसके नाम का प्रयोग किया गया है, अगन्या नाम का प्रयोग किया गया है। आगे चलते हैं और देखते हैं कि आर्थिक जीवन में क्या क्या और हम लोगों को देखने को मिलता है। इस काल में गेहूं और जौ, क्या? गेहूं और जौ, गेहूं और जौ। चावल का कंसेप्ट थोड़ा कम दिखता है इस काल में। जो चावल है उसका कंसेप्ट थोड़ा कम दिखता है, यानी कि धान का कंसेप्ट जो है वह थोड़ा कम दिखता है। सब्जियों का कंसेप्ट है। कहते कि इस काल में कृषि में गेहूं और जौ जैसी फसलों को उपजाया जाता था। कृषि बहुत ज्यादा व्यापक नहीं थी और ऋग्वेद में कृषि के लिए मात्र कितना 24 मंत्रों का ही उपयोग किया गया है, जबकि अभी हमने जाना है कि गाय के लिए कितने 176 बार। तो 176 बार गाय का प्रयोग होता है, यानी कि गाय इंपॉर्टेंस इस आधार पर भी दिया जाता है कि जितनी बार उस चीज का उपयोग ऋग्वेद में है तो वह उतना ही इंपॉर्टेंट रहा होगा। यानी कि 24 मंत्राज हैव बीन यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर। ऐसे हैं कि 24 मंत्र ही आपका खेती के लिए दिया गया है और मुख्य रूप से जो देखा गया है वह गेहूं और जौ की इस काल में खेती होती है। कृषि के साथ साथ में अर्थव्यवस्था की दृष्टि से उद्योगों का भी बहुत ज्यादा व्यापक रोल नहीं रहा है। बहुत ज्यादा इंडस्ट्रीज डेवलप इस समय नहीं किए थे, लेकिन फिर भी सीमित अवस्था में जो छोटे छोटे लघु उद्योग थे वे चल रहे थे। यानी कि जो छोटे उद्योग, लार्ज स्केल पर उद्योग नहीं थे, जैसे कि बढ़ईगिरी, कारपेंटर जिसको बोलते हैं या कारपेंट्री जिसको बोलते हैं, रथ बनाने वाले, यानी कि इस समय जो आपका रथ बनाने वाले थे वे लोग भी थे। यहाँ पर कहा जाता है कि जैसे जैसे उद्योग धीरे धीरे बढ़ रहे थे तो व्यापार भी जो है बढ़ रहा था। लेकिन वैदिक काल में, इस काल में क्या था? उद्योगों की बहुत ज्यादा कंसेप्ट नहीं रही, तो व्यापार की भी बहुत ज्यादा कंसेप्ट नहीं रही। केवल यहाँ इंटरनल व्यापार होते थे और इस काल में मुद्रा की खोज नहीं हुई थी। मुद्रा की खोज नहीं हुई थी तो क्या सिस्टम चल रहा था? तो इस समय क्या सिस्टम था? तो बार्टर सिस्टम चल रहा था। इसमें बहुत सारी समस्याएं भी थी, जैसे म्यूचुअल बेनिफिट होना चाहिए, बायलेटरल और मल्टीलेटरल ट्रेड होना चाहिए। ये सारी चीजें बार्टर सिस्टम का जो समस्याएं थी, इन समस्याओं को यहाँ पर देखने को मिला है। यानी कि वस्तु एक लाइए और उसके बदले दूसरी वस्तु लेके जाइए। अगर आपको गेहूं खाना है तो बदले में उसके रोटी खाने हैं तो बदले में आपको उसके अनुपात में कुछ सामान आपको देना पड़ेगा, तभी आप जो है वाकई में आप गेहूं का या जौ का रोटी खा सकते हैं। कुछ कंसेप्ट ऐसे थे जिसके कारण से इस काल में जो है आपका सिस्टम जो है वह नहीं हो पाया था उतना डेवलप, उद्योग उतना डेवलप नहीं हो पाया था, बाहरियों के साथ संपर्क उतना अच्छा नहीं था। तो इससे क्या हो रहा था कि मुद्रा का प्रचलन भी नहीं बढ़ा और किसी और सभ्यता के साथ बहुत ज़्यादा लगाव नहीं होने के कारण उनकी सभ्यता से इन लोगों ने कुछ विशेष सीखा भी नहीं। इसलिए आपस में ही इंटरनल व्यापार करते थे और इंटरनल व्यापार के साथ साथ में वे
क्या वस्तु विनिमय प्रणाली को ही देते थे, या गेहूं जो जैसी फसलों को उपजाया करते थे, और यहाँ पर जो है बार्टर सिस्टम हुआ करते थे। अगर हम धार्मिक जीवन की बात करें तो वैदिक काल के आधार पर अगर देखें तो इस काल, चूंकि धर्म पर ही आधारित यह काल है, और इस काल में धार्मिक जीवन ही बहुत प्रधान माना जा सकता है, यानी कि धार्मिक जीवन को ज्यादा फोकस करने में कोई दिक्कत नहीं है। कहते हैं कि पूर्व वैदिक लोग प्रकृति की पूजा करते थे, यानी कि ये लोग किसकी पूजा करते थे, तो प्रकृति की, और ये प्रकृति की पूजा जो है इस काल में बहुत ज्यादा होती थी। आज भी समाज में देखेंगे पीपल का पेड़ का पूजा करना, या वर्षा ऋतु में वो कई तरह के त्यौहार मनाना, फसल कटाई के समय कई तरह के अलग अलग जगहों में, अलग अलग राज्यों में अलग अलग त्यौहार मनाना, झारखंड में सरहुल से लेके आपका सोहराय, सरहुल, ये सारी चीज़ें जो है प्रकृति का ही पर्व माना जाता है। बहुत सारी चीज़ें जो है आज भी हम लोगों को आदिवासियों से सीखनी चाहिए। आदिवासी प्राचीन सभ्यता का धरोहर के रूप में आज भी उन चीज़ों को पूज रहे हैं। शहरी सभ्यता में ये सारी चीज़ें नगण्य हो गई, और यहाँ बहुत बड़े बड़े मंदिरों में भगवानों को बड़े बड़े अट्टालिकाओं में रखा जाने लगा, और प्रकृति से दूरी बना ली गई। लेकिन आज भी जो समाज खास करके जिसे हम पिछड़े बोलते हैं, वह कहीं ना कहीं हमसे ज़्यादा समझदार हैं, और वो प्रकृति के रक्षक के रूप में कार्य कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी प्रकृति की पूजा करते थे, और प्रकृति से जुड़े बहुत सारे देवी देवताओं का यहाँ पर नाम था। और इस काल में बहुदेववादी अर्थात बहुत सारे देवी देवताओं को लोग पूजते थे। कहा जाता है कि यहाँ पर जो 33 देवी देवताओं के नाम मिले हैं, और जिन्हें 3 श्रेणियों में बांटा गया है, जिन श्रेणियों का हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। और आज जो कंसेप्ट हम लोग सुनते हैं, हमारे के हिंदू धर्म में 33 कोटि देवी देवताएं हैं, तो ये 33 कोटि देवी देवताएं हैं, इस प्रकार से कुछ कंसेप्ट डेवलप होते हैं। तो इसी 33 कोटि देवी देवताओं में आप अगर देखेंगे तो 8 वसु है, 11 रुद्र है, 12 आदित्य, 1 इंद्र और 1 प्रजापति। 8 वसु में कौन कौन से आते हैं, तो अग्नि, पृथ्वी, वायु, अंतरिक्ष, आदित्य, ध्वज, चंद्रमा और नक्षत्र, ये 8 हैं। 11 रुद्र हैं, प्राण, आपान, व्यान, श्यामान, उदान, नाग, कूर्म, कृकल, देवत, धनंजय और 11वां जीवानात्मा। 12 आदित्य हैं, यानी कि 12 महीनों के नाम है, और इंद्र 1 है और प्रजापति 1 है। इस प्रकार से 33 कोटि देवी देवताओं के बारे में जो हमारे आज के कंसेप्ट हैं, इस कंसेप्ट को भी यहाँ पर दिखाया गया है। तो यहाँ पर कहा गया है कि 33 देवी देवताओं के नाम प्राप्त होते हैं, जिसमें 3 श्रेणियों में बांटा गया है, जैसे कि अंतरिक्ष के देवता, जैसे कि पृथ्वी के देवता, जैसे कि आपका वायु देवता। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं एक बार कि कौन कौन से देवता में कौन कौन से आते हैं। तो अंतरिक्ष के देवताओं में अगर बात करेंगे तो इंद्र को अंतरिक्ष का देवता माना गया है, मारुत देवता को अंतरिक्ष का, रुद्र को अंतरिक्ष का और वायु को अंतरिक्ष का देवता माना गया है। पृथ्वी के देवता के रूप में अग्नि को, अग्नि कहाँ पर प्रज्वलित होता है, पृथ्वी पर, जो कि कहा जाता है कि अग्नि में जो चीज डालेंगे वो आकाश के माध्यम से कहाँ जाएगा, अंतरिक्ष में जाएगा। पृथ्वी देवता, सोम देवता और बृहस्पति को कहाँ मानते, पृथ्वी के देवता। आकाश के देवता के रूप में सूर्य को माना जाता है, वरुण देवता को मानता है, उषा देवी को माना गया, सविता जिसको समर्पित है गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र किसको समर्पित है, तो सविता को। और कहाँ है, यह हमने पिछले क्लास में पढ़ा था। तो सविता को समर्पित जो है गायत्री मंत्र, विष्णु देवता, ये सारे आकाश के देवता हैं। यानी कि अंतरिक्ष के देवता, पृथ्वी के देवता और आकाश के देवता, इन 3 भागों में देवों को बांटा गया था। दोस्तों यहाँ पर देखेंगे वैदिक काल में जो पूछे जाते हैं, इस बारे में बात करेंगे। तो वैदिक काल में कुछ नदियों के बारे में पूछा जाता है और कहा जाता है कि उसका आधुनिक नाम क्या है। प्राचीन नदियों का आधुनिक नदियों के साथ में नाम जोड़ा जाता है। तो ये देख लेंगे, इसके बाद ये क्लास आज का एंड हो जाएगा। लाइव क्लासेस भी आप लोगों की स्टार्ट हो जाएंगी। जल्द से जल्द मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग जुड़ जाइए। आप लोगों का मैसेज कम आ रहा है, इस कारण से थोड़े रुके हुए हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मैसेज आने लगेंगे तो मैं समझ जाऊँगा कि हाँ आप लोग तैयार हैं। आप लोग जब तक तैयार नहीं होगा तो लाइव क्लास का कोई मज़ा नहीं है। लाइव क्लास में कम से कम कंसेप्चुअल जो लड़के जुड़ने चाहिए वे सारे जुड़ेंगे,
तभी आपको भी अच्छा लगेगा, कंपटीशन तभी होगा। तो सबसे पहले देखते हैं वितस्ता नदी, जिसे आधुनिक काल में झेलम नदी कहते हैं, पुरुषनी जिसे रावी नदी कहते हैं, सतुत्री सतलज, अस्किनी चिनाब, सदानीरा गंडक, कुबा नदी काबुल, बिपाशा नदी ब्यास नदी, सरस्वती नदी घग्गर नदी। ये सारे मैप में आपको देख देंगे, सरस्वती, दृष्टद्युति, लूनी, यमुना, गंगा, मथुरा, सतलज, ब्यास, रावी, चेनाब, झेलम, सिंधु, ये सारी नदियां हैं। यानी कि प्राचीन काल में जिन नदियों के बारे में बात की जाती है उसका आधुनिक नाम क्या है। कभी कभी पूछा जाता है कि रावी नदी का वैदिक काल में क्या नाम था, तो उसका नाम हो जाएगा पुरुषनी नदी। किस नदी को सदा नीरा कहा जाता है, तो गंडक नदी को। सदा नीरा किस नदी को कहा जाता है, तो गंडक नदी को। बिपाशा नदी किस नदी का प्राचीन नाम है, तो ब्यास नदी का। इस प्रकार के प्रश्न आपके सामने आते हैं, तो आपको उसके लिए तैयार रहना चाहिए। तो आज जो हम लोगों के क्लास है, यह क्लास आज हम लोगों का यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। दोस्तों रिक्वेस्ट है कि दोस्तों के साथ शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों जो कैंडिडेट एग्जाम देंगे उनके साथ शेयर करें। और कई तरह की बातें भी आपके मन में उठ रही होंगी, तो आपको एक क्लियर कर देता हूं कि इस सप्ताह के अंतिम या इस महीने के अंतिम सप्ताह कह सकते हैं, तब तक वैकेंसी अनाउंस होने की संभावना है। यानी कि अगर जेएसएससी की वैकेंसी इस सप्ताह के अंत तक आने की भरपूर संभावना है। इसलिए आप लोग कभी ये न सोचे कि वैकेंसीज नहीं आएंगी, वैकेंसीज तो आनी है और वैकेंसीज आएगी ही। उस समय क्या होगा प्रॉब्लम कि किस सब्जेक्ट को करें, किस पेपर पर ध्यान दें, किस पेपर पर ध्यान दें, ये वाला आपको बहुत ज़्यादा समस्या आनी है। और क्लास कहाँ से करें, क्लास कहाँ से लें, कई सारे चैनल्स आपके सामने आ जाएंगे उस समय तत्काल और कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे। आपके सामने बहुत सारे पढ़ाने वाले भी एजुकेटर्स भी आए हैं जो पढ़ाते हैं, फिर बढ़िया भी पढ़ाते हैं और मुझसे भी बढ़िया पढ़ाने वाले हैं, ऐसा नहीं कर रहा हूं मैं। लेकिन रेगुलरिटी जो मेंटेन कर रहे हैं उन चैनल्स पर आप ध्यान देंगे और आप घर बैठे स्व अध्याय करने पर ज़्यादा फोकस करेंगे। स्व अध्याय जो होता है यानी कि सेल्फ रीडिंग जो होता है वो आपको कामयाबी के शिखर तक लेके जाता है। कोई भी इंस्टीट्यूट या कोई भी टीचर आपको कामयाब नहीं कर सकता है जब तक कि आप खुद बहुत ज़्यादा एक्टिव होकर उस कंपटीशन के पीछे न पड़ेंगे, तब तक ये चीज़ संभव ही नहीं है। धन्यवाद।